अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज अरशद शरीफ साहब की सालगिरह है, तो एक आधा किस्सा आपको सुनाऊंगा। कल एक पीटीआई ऑफिशियल ने पोस्ट किया हुआ था अरशद साहब का क्लिप, तो उसको देखकर मुझे याद आया है। चंद थोड़ी सी बात अरशद साहब पे करेंगे, साथ साथ जुनैद अकबर साहब ने एक नोटिस लिया है तोशा खाना की गाड़ियों का, तोशा खाना के तहाइफ का, बड़ा इंटरेस्टिंग नोटिस है, उस पर बात करेंगे। पतन जो एनजीओ थी उसके जो सरबराह हैं, उनका घर और पतन का ऑफिस सील कर दिया गया है, उस पर भी बात करते हैं। साथ चीफ जस्टिस साहब ने कुछ मशवरे दिए हैं गौहर साहब को और पीटीआई वालों को, वो कंफर्म हुआ है, उस पर भी बात कर लेते हैं ज़रा छोटी मोटी सी कि जनाबे वाला आखिर ये चक्कर क्या है। मरीम नवाज शरीफ की तौहीन पे मुकदमात जारी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज़ हो चुका है। जनाब, कितनी एक तहकीकात होती है, ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो 22 फरवरी अरशद साहब की सालगिरह है। आखिरी बार अरशद साहब ने, होता ये था, वैसे ही पर्सनल किस्से ज़रा मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, दिल नहीं करता, लेकिन आज आपको बताता हूँ। नॉर्मली होता ये था कि अरशद साहब की सालगिरह 22 फरवरी को होती है। अरशद साहब की और अली उस्मान दोनों की सालगिरह एक ही दिन होती है, 22 फरवरी को। तो हम विश तो कर देते थे। दफ्तर में बहुत सारे केक आ जाते थे। अरशद साहब के बहुत सारे दोस्त थे जो केक भेजते रहते थे पूरा दिन। शाम को अरशद साहब आ जाते थे, केक वो नहीं काटते थे, केक अली उस्मान साहब काटते थे खड़े होकर। आपने वीडियोस भी देखी होंगी। आखिरी बार अरशद साहब ने जो सेलिब्रेट की थी अपनी बर्थडे, वो रशिया में की थी। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो रशिया गए हुए थे, तो वहाँ पर केक काटा था। ज़मीर हैदर साहब, अली उस्मान साहब वहाँ पर होटल रूम में थे, तो वहाँ पर केक काटा गया था। उसकी वीडियो भी मौजूद है। बस वो आखिरी सेलिब्रेशन थी अरशद साहब की बर्थडे की। हमारी आंखों के सामने जो हुई है, उसके बाद नहीं देखी हमने दोबारा, क्योंकि वो नहीं रहे। नाजरीन, कल मैं किसी से बात कर रहा था शाम को, अरशद साहब की डिस्कशन, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो जानना चाहते हैं काम कैसे करते थे अरशद साहब। आपको एक वाकया सुनाता हूँ, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब अरशद साहब को फारिग कर दिया गया एयरवाई से, ऑफ एयर हो चुके थे, ट्वीट आ चुका था एयरवाई का कि अरशद साहब इज़ नॉट पार्ट ऑफ एयरवाई एनी मोर, तो मेरा उनसे रब्ता हुआ। मैंने उनको बोला, भाईजान अब तो आप वीलॉग शुरू कर दें, मेहरबानी करें। तो उन्होंने कहा हाँ जी करते हैं, बस चैनल बनाओ, ये करो वो करो। खैर, पहला वीलॉग उन्होंने किया, आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला बन गया। मैं कहता था कि जनाब दिन के 2 वीलॉग होने चाहिए थे। अरशद साहब कहते थे यार मेरे से एक ही होता है, बस एक ही काफ़ी है। तो एक वीलॉग शुरू हो गया। मुझे अभी तक याद है, जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ से मैं करीबन कोई 10 किलोमीटर दूर होऊँगा, गाड़ी में एक जगह पे जा रहा था, तो अरशद साहब की से बात हो रही थी वीलॉग के हवाले से। अरशद साहब को मैंने कॉल की, मैंने कहा जनाब क्या करना है आज, ये स्टोरी है, ये स्टोरी है, ये भी की जा सकती है, ये भी की जा सकती है। कहते हैं नहीं यार वो तूने कहानी सुनी है? मैंने कहा कौन सी कहानी? कहता हूँ यार वो बचपन में पढ़ते थे, वो द एम्परर हैज़ नो क्लोथ्स, जो बादशाह सलामत था, बड़ा ज़ालिम था, जिसके सामने कोई कलमा हक नहीं कह सकता था, तो बच्चे ने शोर डाल दिया था। मैंने कहा अरशद साहब अब ये क्या करने लगे यार आप? ये 1-2 अल्फाज ऊपर नीचे होंगे, तकरीबन ऐसी ही कहानी है। तो मैंने कहा यार ये क्या करने लगे, परे करे इसको, ये क्या बकवास है? कहता नहीं, 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 ये बहुत मज़ेदार कहानी है, मैंने इसको सुनाना है आज, मैं ये सुनाऊँगा कहानी। मैंने, यकीन मानिए, ये अरशद साहब का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीलॉग था, जिसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली। आप जाके उनके यूट्यूब चैनल पे देखिए, मैं लिंक नीचे पेस्ट भी करता हूँ, जाकर ज़रूर देखिएगा। ये सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीलॉग था अरशद साहब का, और कमाल फीडबैक आया था इसका। अब मैं, ये आधा घंटा हमारी गुफ्तगू फ़ोन पे चलती रही, मैं उनको समझा रहा हूँ कि सर नहीं, वो कह रहे हैं नहीं, नहीं मैंने करना है, ये ऐसी स्टोरी बनेगी, तू मुझे ये बता दे, ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको। नॉर्मली दिस इज़ हाउ वी यूज्ड टू डू द प्रोग्राम, कि मैं 16 साल मैंने और अरशद साहब ने इकट्ठे काम किया है, तो मैं रोज़ाना सुबह उठकर अरशद साहब को, मैं सुबह जाता था, जिम जाता था, जिम से वापसी 9:30-10 बजे अरशद साहब को एक कॉल मिलती थी, जी भाईजान आज क्या करना है? फिर हम डिस्कस करते रहते थे, वो कोई बात करते थे, मैं आगे से कोई बात करता था। मैं शायद वो वाहिद आदमी हूँ जो इतनी बहस भी अरशद साहब से कर लेता था, शदीद किस्म की बहस, कि वो भी तंग आ जाते थे कि नहीं मैंने ऐसे ही करना है, मैंने तेरी बात नहीं सुननी, यहाँ तक नौबत आ जाया करती थी। तो मैं अरशद साहब को समझाता रहा, वो कहते रहे नहीं, मैं आखिरकार मैं शामिल बाजा हो गया। मैंने कहा ठीक है जनाब, करेंगे, क्या करेंगे इसमें? फिर उन्होंने कहा जी बादशाह को नंगा करेंगे। अब मुझे ये समझ, वो किसी का नाम नहीं ले रहे थे, वो हंस रहे थे, तो मुझे समझ आ रही थी कि वो किसको नंगा कर रहे हैं। तो मैंने अरशद साहब को कहा, मैंने कहा यार ये कोई स्टोरी बनती है, आपके पीछे पहले पड़े हुए हैं सारे, आप फिर बाजुओं को उंगल करने लगे। कहते मैंने तो नाम नहीं लिया बाजुओं का, वो समझ रहे तो उसकी मर्जी है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने कहा जी पहले आप जो करते हैं तो फिर वो उंगल उसी को होती है, वो समझता ही है। कहता है वो मेरा मसला नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड्स, वो मेरा, दैट इज नॉट माई इशू। तो मैंने कहा तो फिर कहते बस ये स्टोरी इसी तरीके से करेंगे। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि भाईजान अब
डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन सबको पता है बादशाह दंगा हो चुका है, तो इस पे स्टोरी करनी है। कल साने लम्स के बाद दोबारा कल लगी हुई थी ये क्लिप अरशद साहब का, तो मुझे हंसी भी आई, रोना भी आया मुझे कि किस कदर आगे देख सकता था मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा बॉस। जो स्टोरी करता था, जो स्टोरी की, आप जाकर देखिएगा, एक एक लफ्ज़ आज भी रेलेवेंट है। ऐसा लगता है आज बैठ के वीलॉग किया गया है, ऐसा लगता है अभी बैठ के किया गया। ये था उसका जर्नलिज्म, ये थी उसकी स्टोरी उठाने की सेंस। कभी कॉमेडी में भी स्टोरी डालता था तो पता चलता था कि क्या स्टोरी की है, कितनी चोट लगती थी जाकर, दूर जाकर, और ऐसी ऐसी चोटें दी हुई हैं जो आज भी जिंदा है। तो मैंने कहा आपको ये वाकया सुनाते हैं। उसके बाद अरशद साहब ने वो कहानी सुनाई बादशाह नंगा है की पूरी, वो कहानी सुनाई, वो कहानी ब्लास्ट हुई। इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से एक स्टोरी की गई थी, वो कौन था, उसमें मेरा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। अरशद साहब का सुबह फोन आया कि मैंने भाईजान ये करना है। तो मैंने कहा यार अरशद साहब ये तो बहुत डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। उन्होंने कहा भाईजान करना तो मैंने यही है, तो अब आप फैसला कर लें कि आप इसको डाइल्यूट कैसे कर दें। मैंने कहा सर आप ये जो बातें कर रहे हैं इनको सबको सवालात की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, इन सबको सवालात की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी बताओ कैसे। ये फोन पे डिस्कशन हो रही थी, सुबह डिस्कशन हो रही थी। मैंने कहा जी देखिए वो कौन था जिसने प्रिजन वैन भिजवाई थी, वो कौन था जिसने साफियों को मना किया कि साइफर नहीं देख रहा, जबकि वजीर आजम तो इमरान खान था, वो कौन था जिसने डी चौक पर खार तारे लगवाई थी, जबकि वजीर आजम तो इमरान खान। तीन चार बातें की। और साहब ने कहा इसको एक्सपैंड करो। द फर्स्ट लाइन दैट आई सिलेक्टेड वाज वो कौन शख्स था। तो मैं दफ्तर पहुंचा, नासिर कियानी साहब थे टीम मेंबर हमारे, उनको मैंने कहा यार ये इस तरीके से टाइप कर लेके आ मेरे पास। वो कौन शख्स था कि थीम पे ये टाइप किया गया था सारा। फिर अरशद साहब दफ्तर आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने कहा यार ये वो कौन शख्स था को चेंज करो, वो कौन था कर दो, सिंपल वो कौन था कर दो। इस थीम पे फिर वो स्टोरी बनी थी, और वो स्टोरी आप जानते हैं। उस स्टोरी पे मैं चले आज आपको ये भी बता दूं कि उस स्टोरी पे अली उस्मान साहब ने इंटरनेट से ढूंढा था एक इमेज ब्लैक कलर का, वो लगाया था डिपिक्ट करने के लिए वो कौन था, इंटरनेट से ढूंढा गया था। उस पर यह शिकायत तक पहुंचाई गई थी बाजवे की तरफ से कि ये मेरी शक्ल इन्होंने देखो ब्लैक करके लगाई है, हालांकि खुद इतने ब्लैक से ज़रूरत नहीं थी। तो खैर ये दो स्टोरियां आपको बताई हैं, छोटी छोटी शेयर की हैं अपनी यादें। खैर बात करते हैं नाजरीन, सरवर बारी साहब पतन के जो सीईओ साहब थे, बड़ा उनको शौक हो रहा था इलेक्शंस की रिगिंग ढूंढने का। बरतानिया में खुद मुकीम है, मुल्क छोड़ के चले गए थे कुछ अर्सा पहले, बड़े समझदार थे, वीज़ा भी था उनके पास, वसाइल भी थे, हम इधर ही फंस गए हैं। उन्होंने फरमाया है भाईजान कि मेरा घर सील कर दिया। जब पता चला थोड़ी देर बाद, पुलिस कहती है वजारत दाखिला ने ऑर्डर दिया था, ये गैर कानूनी एनजीओ है, 2009 में भाईजान ये खत्म हो गई थी, इन्होंने रिन्यू नहीं कराया लाइसेंस, तो उनको 2009 में खत्म हुई है, 2019 में खत्म हुई हुई एनजीओ का, उनको 2025 में पुलिस को अचानक ही पता चला, तो वो दफ्तर पे छापा मार के सील करने आगे। सबको पता है, हमें भी पता है, बच्चा बनाने की, बेवकूफ़ बनाने की क्या ज़रूरत है। वजह वही है कि पतन ने जो अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है, खबर ये है कि मजीद ऐसी रिपोर्ट्स भी आएंगी, मजीद चीज़ें भी आएंगी। तो अब तो सरवर बारी साहब की एनजीओ सील है, तो अब वो बैठ के लंदन से बैठ के मजीद रिपोर्टें जब जारी करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। साथ साथ नाजरीन मरीन नवाज की तौहीन पर गैर मुल्की पाकिस्तानी, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, उन पर भी पर्चे हो गए। आपको मैं समझा रहा हूँ, शी इज़ द बेस्ट सीएम इन द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान एंड द एंटायर यूनिवर्स एंड द वर्ल्ड। आप क्यों नहीं समझ रहे मिल्क एंड हनीस के बारे में? आप बहुत स्टूपिड लोग हैं। क्या हुआ अगर 11 करोड़ का तेल बह गया, वो रंग बह गया रोगन, वो पूरी जिंदगी रंग होता रहेगा, 11 करोड़ की दिहाड़ी लगी रहेगी। क्या मसला है आप लोगों को? बेस्ट। और फाइनली आखिर में जल्दी से बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है कि जी चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि जी आप सिस्टम का हिस्सा नहीं, बाइकआउट ना करते आप तो देखिए रिजल्ट कोई मुख्तलिफ आता, कुछ जजेस मुख्तलिफ आते, ये आते वो आते। ये नहीं चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि जनाब मैं 26वीं तरमीम का फैसला करता हूँ, जो गैर आईनी काम हो रहे हैं, आपके घरों से औरतों को उठाया जा रहा है, उस पर नहीं बोला चीफ जस्टिस कुछ। जो एक हामला औरत को ठुड्डे मार के उसका अबॉर्शन करवाया गया, वो नहीं बोला चीफ जस्टिस। उस्मान डार की वालदा के कपड़े फाड़े गए, उस पर नहीं बोला चीफ जस्टिस कुछ। ये अंधे बहरे गूंगे मुनसिफ हैं जो अपनी मर्जी की चीज़ें देख के उन पर फैसले दे सकते हैं। इस पर एतबार करना तरीके इंसाफ की गलती ही साबित होगा। पहले से गलतियां हो रही है, मजीद गलतियां की जाएंगी। मफामत की बात आपकी कोई नहीं समझेगा, मजामत होगी तो मफामत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। कर्टसी मैडम सीएम मरीम नवाज। फिलहाल के लिए नाजरीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।